हेलो बच्चों, फाइनली आई एम बैक ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज जो है लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे बच्चों। बट क्या है कि इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉल्स जो हैं वो आए मेरे पास, तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि नहीं भाई चलो हेल्थ जो है ऊपर नीचे होते रहेगा, बट मैंडेटरी ये है तो रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि नहीं, आज से जो है वीडियोस जो है फिर से अपलोड किए जाएं। और स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का लाइक ये है कि मुझे इतना करेज हुआ कि नहीं भाई करना है, ठीक है ना। तो बस लाइक स्टार्ट करते हैं बच्चे आज हम लोग फिर से। और चलो आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले बेटा, चूंकि ऐसे भी 5-6 दिनों का गैप हो चुका है, तो ऐसे ही मेरे अंदर ही बहुत सारे जो है वो जो है भड़ास है जो कि निकालना है अभी। तो बहुत सारा कुछ सीखेंगे आज हम लोग, बहुत सारा काम करने वाले हैं इस वीडियोस में, ठीक है ना। तो बच्चा जैसा कि पिछले वाले लेक्चर्स में अगर आप लोग को याद हो या जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि जस्ट गो फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स, बिकॉज कम से कम इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसको तो आप लोग वॉच कर ही लो, बिकॉज उसका जबरदस्त यूज होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि बच्चे जो है इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके ऊपर देख लो, तो आई थिंक ये और बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चा आज हम लोग का मेन जो फोकस होने वाला है लेक्चर में वो एक सेगमेंट पे होने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। लाइक ये जो सेगमेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है। बहुत जबरदस्त सेगमेंट इसलिए बोल रहे हैं बच्चा बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका कि लाइक आप बोर्ड एग्जाम्स का बात कर लो, आप नीट एग्जाम्स का बात कर लो, लाइक आप एडवांस का बात कर लो, आप मेंस का बात कर लो, लाइक हर एक एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, माने हर एक तरह के एग्जाम्स में इस सेगमेंट से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज हम उसी सेगमेंट पे काम करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर फुल्ली उसी को लेकर के ओरिएंटेड होगा, बट चूंकि पिछले लेक्चर्स में हमने फील्ड लाइंस के बारे में लाइक डिस्कस नहीं करा था, हम लोग लाइन चार्ज और आर्क्स पे ही रह गए थे, तो थोड़ा सा हम लोग करते क्या है बच्चा कि जो पिछले वाला जो लेक्चर्स था उसको एक बड़ी रिकैप कर देते हैं, बिकॉज गैप थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो उस गैप के वजह से थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं ताकि फिर से जो है हम लोग फ्रेश तरीके से फील्ड लाइंस पे एंटर कर पाए, ठीक है बच्चों। तो याद करना आप लोग कि पिछले लेक्चर्स में मैंने लाइक लाइन चार्ज की वजह से जो है फील्ड के बारे में बताया था, बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचते हो तो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड टू यू, बिकॉज उस केस में होता क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज आप लोग को याद रखने होते हैं, लाइक बहुत सारे रिजल्ट याद रखने होते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से, फाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से, तो बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं। तो लाइक उतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, बिकॉज चूंकि हम आपके साथ हैं तो उतना कॉम्प्लिकेशन का जरूरत ही नहीं है। आपको हम एकदम जबरदस्त टेक्निक्स बता रहे हैं जो कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बता ही दिया था, बट थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से जहां भी लाइन चार्ज से रिलेटेड सवाल होंगे, और होने ही हैं बिकॉज पिछले साल भी नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं लाइन चार्ज से, लाइक जेईई मेंस या एडवांस में भी ये बहुत ही लाइक जबरदस्त सेगमेंट है, बहुत ही समझने की फेवरेबल सेगमेंट है लाइन चार्ज। तो इसलिए मैं इसको रिकैप करा रहा हूं एक बार फिर से, ठीक है बेटा। तो ये बस समझो और जहां भी लाइन चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे एकदम दनादन उसको उड़ा दो, ठीक है। अब देखना बच्चा, मैंने कहा कि एक जनरल केस है बच्चा जिसमें एक जनरल केस है जिसमें एक लाइन चार्ज हमने कंसीडर करा है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा है PO, और ये भी है बच्चा कि इस लाइन चार्ज का जो एक एंड है वो इस पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, जो कि जो दूसरा एंड है वो आपका इस पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है बीटा, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन चार्ज का पॉइंट O से वो है आपका r। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बच्चा जब भी आपसे पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए कुछ नहीं करना है बच्चा, बहुत आसान है। मैंने कहा कि बाकी सब भूल जाओ, सारा कुछ, कोई रिजल्ट कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, कहीं भी आपने पढ़ा हो, कहीं आपने देखा हो, लाइक जस्ट दे आर जस्ट गार्बेजेस, उसको एकदम भूल जाओ कंप्लीट तरीके से। ये समझो, मैंने कहा कि जहां भी ये फॉर्मेट आपको दिख जाए, सीधा सा बात है बच्चा कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है आप उस पॉइंट को सेंटर मान लो, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है आप उस पॉइंट को सेंटर मान लो, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आप रेडियस मान लो। पॉइंट को सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान के आप एक आर्क ड्रॉ करो।
आप एक आर्क ड्रॉ करो। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको पॉइंट O को मानना है सेंटर, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मानना है रेडियस, और इसको रेडियस और पॉइंट O को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करो। बट ध्यान ये रखना कि बेटा आप जो आर्क ड्रॉ कर रहे हो, उस आर्क का जो हिस्सा है वो इस लाइन को क्रॉस ना करे। माने जो एंगल बना रहा है, लाइक ये लाइन का हम बात कर रहे हैं, इस लाइन को वो क्रॉस ना करे। माने अगर ये आर्क यहां से शुरू होता है तो डेफिनेटली ये आर्क जो हो वो कुछ ऐसा होना चाहिए। माने ये इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस ना करे। मींस मैंने कहा कुछ इस तरह का आर्क हमारा हो गया। तो ये तो बच्चा एक साइड का हमने बात करा, अभी भी जो है वो दूसरा साइड हमारा अवेलेबल है। अब हम दूसरे साइड के लिए आएंगे तो सेम चीज करेंगे बच्चा, बस अंतर ये है कि जो आर्क होगा वो कहीं लेफ्ट वाले पोर्शन में इधर बनने वाला है। तो ये आर्क होगा कुछ ऐसा। ये हुआ फॉर्मेट बच्चा। मैंने कहा कि अब आपको करना ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो लाइन चार्ज है बच्चा, इस लाइन चार्ज को भूल जाओ। अब ये पूरा जो लाइन चार्ज है वो समझ लो कि एक आर्क के रूप में कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया है। कहने का मतलब ये कि जो इफेक्ट ये लाइन चार्ज पॉइंट O पे प्रोड्यूस करेगा, सेम इफेक्ट ये आर्क भी प्रोड्यूस करेगा कहां पे? पॉइंट O पे। माने सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ ये आर्क भी आपका तैयार हो चुका है। माने ये जो लाइन चार्ज आपको दिख रहा था, अब आप इस लाइन चार्ज को बिल्कुल भूल जाओ। माने अब आपको फोकस करना है जिस रिजल्ट के ऊपर, वो ये है कि अब आपका फोकस पूरे आर्क के ऊपर होना चाहिए। अब ये लाइन चार्ज को आप बिल्कुल फोकस मत करो। माने इस आर्क का लीनियर चार्ज डेंसिटी वही होगा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज का है। बस रेडियस का अगर बात करें तो इस आर्क का जो रेडियस होगा बच्चा, वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर होगा। मैंने कहा कि अब अगर आपसे कोई कह दे कि पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या होगा बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है सर, बिकॉज आर्क की वजह से आपने पहले ही बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। किसी भी आर्क के कारण अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पहला बात तो मैंने बताया था कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एंगल बाइसेक्टर लाइन में होगा। तो इस आर्क का जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा बच्चा, वो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं एंगल का तो ये एंगल टोटल बनाएगा ये अल्फा प्लस बीटा। मानिए जो आर्क है वो अपने सेंटर पे टोटल कितना एंगल बनाएगा, तो आप कहोगे सर ये अल्फा और ये बीटा, मींस मिल करके आर्क जो है वो सेंटर पे टोटल एंगल बना लेगा कितना? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस। माने इधर से ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इधर से ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लाइन में होने वाला है, दिस। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर करा था, इसलिए जो डायरेक्शन है वो आपका अवे हुआ। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो बेटा जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड का दैट इज E। इसके लिए मैंने आपको पहले रिजल्ट बता रखा है, आर्क के वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 2k डैश लेम्डा डिवाइडेड बाई आर। डेफिनेटली k डैश यहां पे लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो 2k डैश लेम्डा अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा साइन ऑफ सेंट्रल एंगल। तो ये आर्क जो है सेंटर पे टोटल कितना एंगल बना रहा है बच्चा? अल्फा प्लस बीटा। तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय क्या आपका 2। मींस अब आपके पास जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ हुआ वो हो गया 2k डैश लेम्डा अपॉन आर, 2k डैश लेम्डा अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जहां पे लेम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लाइन चार्ज का, सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी इस आर्क का भी होगा। आर्क अगर बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से इस पॉइंट तक का, जो कि रेडियस का काम करेगा इस आर्क का। अल्फा और बीटा का बात करें तो वही जो एंड बना रहा है एंगल उस पॉइंट पे वो है अल्फा प्लस अल्फा एंड क्या आपका बीटा। तो बेटा ध्यान रखना कि कभी भी
लाइन चार्ज से रिलेटेड सवाल आ जाए, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी एक्स्ट्रा रिजल्ट, जस्ट गो फॉर दिस टेक्निक कि जब भी लाइन चार्ज दिखे उसको हम एक आर्क में कन्वर्ट कर लेंगे, और आर्क के वजह से रिजल्ट हमें पहले से मालूम है, ट्वाइस ऑफ k डैश lambda अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल माने कि आर्क में सेंटर पर जो एंगल बनाया है डिवाइडेड बाय 2। बस ये रिजल्ट दिमाग में रखो और रिजल्ट आंसर आपके सामने होगा। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। देखिएगा बच्चों, अब एक बहुत ही शानदार सवाल कराने जा रहे हैं आप लोगों को हम, बहुत ही शानदार सवाल। चलिए देखोगे बच्चों, मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हमारे पास ना एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लाइक वी हैव एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसको मैंने ना बेंड करके एक भी शेप वायर में कन्वर्ट करा है, लाइक भी शेप वायर में कन्वर्ट करा है किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज को कुछ इस तरह से। माने ये है सिचुएशन, दिस ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है कुछ ऐसा, दिस जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, दिस एंड दिस इज लाइक कॉर्नर जहां पे वो बेंड हुआ है। तो लाइक हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसको मैंने बेंड करके एक भी शेप वायर में कन्वर्ट कराया, जो कि आप लोग को दिख भी रहा है बच्चा। और ये जो भी शेप वायर है ये अपने सेंटर पे एंगल बना रहा है टोटल 2 अल्फा, जो कि दिया हुआ है बच्चा। मैंने कहा कि इस भी शेप वायर को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है कुछ ऐसा, दिस इस एंगल को हम मानते हैं अल्फा, इस एंगल को भी मानते हैं हम अल्फा, दिस, और ये है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को मानते हैं ओ। एकदम ध्यान देना बच्चा। और चलो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा। अब सवाल ये है बच्चा कि इस भी शेप वायर जो कि किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज को बेंड करने के बाद ऐसा बना था स्ट्रक्चर, मैंने कहा कि इसके वजह से पॉइंट ओ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बच्चों कि कितना होगा, लाइक बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या होगा, स्ट्रेंथ भी और डायरेक्शन भी, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो पे कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लाइक किसी भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल को आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि लाइक देयर इज नो सर्टेनिटी कि आप उस सवाल को बना ही लोगे, बिकॉज हो सकता है कि कुछ एक स्टेप्स के बाद आप जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ, कुछ एक फॉर्मूलाज जो इधर उधर हो जाए, कुछ एक एंगल से इधर उधर हो जाए, और फाइनली आप सरेंडर कर दो कि भैया ये ना बनने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये सब सवाल जो कि बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के, इन सवाल को आप चुटकी में बना सकते हो बच्चा। अब कहेगा कि सर कैसे बनाएंगे सर चुटकी में, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि करते ये है बच्चा कि हम इस पॉइंट ओ से पहला सीधा दोनों लाइन चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ध्यान से रीजन सुनना, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। पॉइंट ओ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम करते ये हैं कि सीधा हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कुछ ऐसा, दस, कोई दिक्कत, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कोई दिक्कत, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं r। ठीक है, ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस दे रखा है, और इस डिस्टेंस को d बोला गया है, या कोऑर्डिनेट्स y जिसको मान लेते हैं d, 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स y जिसको हम लोग मान लेते हैं d, 0। तो ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, पहला बात कि यहां से उस लाइन पे, और दूसरा इस लाइन चार्ज के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ड्रॉप करा बच्चा। कहोगे सर इससे क्या होगा,
इससे होगा ये कि पहला तो कि हम इस भी शेप वायर को दो लाइन चार्ज के रूप में देख सकते हैं, एक ये होगा और दूसरा ये होगा, और इन दोनों की वजह से पॉइंटों पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जबकि मैंने किया ये है कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लाइन चार्ज के ऊपर। अब कहोगे सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, टेक्निक यूज करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि बच्चा एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम इस वायर को फोकस करें, पहली बारी इस पार्ट को अगर हम फोकस करते हैं बेटा, तो इस पार्ट के लिए अगर बात करें तो इस पार्ट का जो एक एंड है वो कहीं यहां पे है, और ये एंड जो है एकदम ध्यान से देखना कि इस पार्ट का जो एक एंड है वो कहीं यहां पे है बच्चा, कहीं इस जगह पे। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो मुझे इस एंड तक आना है अगर हम इसको आर्क में कन्वर्ट करते हैं तो, जबकि अगर मैं बात करूं जो दूसरा पार्ट है, लाइक इसका जो दूसरा जो हिस्सा है इस लाइन चार्ज के लिए, वो आपका इनफाइनाइट हिस्सा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है, आप O को मानो सेंटर और R को मानो रेडियस, और इसको रेडियस मान के एक आर्क प्लॉट करो। बस ध्यान ये रखना है कि वो जो आर्क है उस रेफरेंस लाइन को क्रॉस ना करे जहां पे एंगल बन रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, उस रेफरेंस लाइन को क्रॉस ना करे जो लाइक एंड्स के साथ एंगल बना रहा है, जो कि रेफरेंस लाइन ये है। तो यहां जब आप आर्क प्लॉट करोगे बच्चों, तो ये आर्क कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ ऐसा आर्क बनेगा आपका इस साइड में, और सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस लेमडा के साथ कुछ आर्क ऐसा बनेगा। कहोगे सर ठीक है, इस हिस्से के लिए तो आर्क आपने बना लिया, ये रेफरेंस लाइन था इसलिए क्रॉस नहीं हुआ। अब कहोगे सर ये हिस्सा, तो बेटा ये हिस्सा जो है वो सेमी इनफाइनाइट है। इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आर्क जो है बेंड करना स्टार्ट करेगा। फाइनली बेंड होते होते, चूंकि ये सेमी इनफाइनाइट है, इसलिए जो आर्क होगा वो एक्चुअली में क्वार्टर पार्ट ऑफ एन आर्क में कन्वर्ट होगा कुछ इस तरह से, और ये एंगल यहां बनेगा आपका लाइक 90 डिग्री। मैंने कहा कि बेटा ये क्वार्टर पार्ट ऑफ एन आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ध्यान रखना, सेमी इनफाइनाइट के केस में ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक क्वार्टर पार्ट ऑफ आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हिस्सा इसका फाइनाइट था वो एक फाइनाइट आर्क में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। माने ये आर्क बना, ये वाला आर्क बना इस लाइन चार्ज की वजह से, इसके वजह से दिस। अब कहोगे कि इस भी शेप वायर में जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, तो एग्जैक्टली यहां भी वही करने वाले हैं बच्चा। मैंने कहा कि O को सेंटर और इस आर्क को रेडियस मान के डेफिनेटली एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये जो आर्क बनेगा वो आपका बनने वाला है कुछ ऐसा, दिस सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, कुछ ऐसा। फाइनली कहोगे सर ये भी तो है, ये भी तो हिस्सा है सेमी इनफाइनाइट वाला, तो इस हिस्से के लिए क्या करना है, ये क्वार्टर पार्ट ऑफ एन आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, डेफिनेटली क्वार्टर पार्ट ऑफ एन आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस कुछ ऐसा। ध्यान रखना बच्चा, माने ये हमारा अरेंजमेंट जो है वो तैयार हो चुका है। माने जो भी शेप का वायर था वो एक्चुअली में एक आर्क में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब कहोगे कि सर जब ये आर्क में कन्वर्ट हो गया तब तो सर बहुत आसान है, बिकॉज हम लोग जानते हैं सर कि किसी भी आर्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एंगल बाइसेक्टर लाइन में होता है। तो डेफिनेटली ये आर्क और ये आर्क लाइक दोनों इक्वल एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो एंगल बाइसेक्टर यहां पे एक्स एक्सिस ही एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा तो कहोगे सर बहुत आसान, बस मुझे टोटल एंगल निकाल लेना है जो आर्क सेंटर बनाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आपका 2। तो टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 2। अगर हम बात करें टोटल एंगल का तो टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 2 कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि ये एंगल हमारे पास अल्फा है, ये एंगल हमारे पास 90 है, तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ध्यान से बच्चा, ये तो पहले से 90 है और ये अल्फा था, ये 90 था, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। तो क्या हम इसका यूज करके क्या हम ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं? ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस
90 प्लस 90 माइनस अल्फा। अब जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होने वाला है। मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए होता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका आधा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका आधा। तो सेंटर पे जो भी टोटल एंगल बन रहा होगा डेफिनेटली ये हिस्सा उस एंगल का आधा हिस्सा है। तो हम यहां पे करेंगे ये कि स्ट्रेंथ लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लिखने के लिए हम यूज करेंगे रिजल्ट, बोलिए 2k डैश लिम्डा अपॉन आर, 2k डैश लिम्डा अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ द सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई 2 का मतलब जो एंगल बन रहा है उसका आधा। तो उसका आधा मतलब क्या, इधर से 90 इधर से 90 माइनस अल्फा, मींस ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। एंड साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सबको पता ही होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, माने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आ गया 2k डैश लिम्डा अपॉन आर साइन 180 माइनस अल्फा का मतलब हो गया साइन अल्फा। अब सुनना, रिजल्ट आंसर फाइनल आंसर ये नहीं है बच्चा, इसलिए नहीं है फाइनल आंसर ये बिकॉज उस आंसर में आर वाला टर्म नहीं होगा, डी वाला टर्म होगा। ये वैल्यू डी दे रखा है, ये वैल्यू डी दे रखा है। आप कहोगे सर कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे आर को डी में, तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिख लीजिए लाइक साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो सामने में हो गया आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस का काम कर रहा है ये जो कि डी दिया हुआ है, तो आर अपॉन डी। क्या यहां से हम आर नहीं निकाल सकते हैं, आर के जगह में बड़े ही प्यार से आर बराबर हो जाएगा डी साइन अल्फा। अगर हम इस आर का वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो ये हो जाएगा डी साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, माने फील्ड का स्ट्रेंथ आ जाएगा 2k डैश लिम्डा अपॉन डी। तो ये है छोटा सा आंसर 2k डैश लिम्डा अपॉन डी, ये हमारा आंसर होने वाला है। जहां पे लिम्डा आपको दिख रहा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज आई कैप के अलोंग। ठीक है, अगर इस सवाल को लोग पहले देखे होंगे कहीं पे, मेथड्स देखे होंगे बनाने का, तो देखा होगा आपने कितना सारा टाइम वहां लगा होगा। लाइक पहले आप निकाले होंगे, दोनों के वजह से फील्ड निकाले होंगे, फिर वेक्टरली ऐड करा होगा आपने, एंड देन आफ्टर अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन फाइनली आपको रिजल्ट यही आया होगा जो मैंने चुटकी में यहां पे निकाला है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अप्रोच मैंने आपको, टेक्निक आपको बताया है लाइन चार्ज से रिलेटेड सवाल को डील करने का। तो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चा। और इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने लाइन चार्ज में कराया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम इससे पहले वाला जो लेक्चर है बच्चा, दैट इज लेक्चर नंबर 11, आप उस लेक्चर को एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, तो ये सब चीजें और भी आपको समझ आएगी बिकॉज वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराए हैं। चलिए बच्चा फटाफट नोट कर लो। हो गया, चलिए अब देखना, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। चलो देखोगे बच्चा, अब इसमें कुछ नहीं है यार, अब ये तो समझ लो खेल हो गया, ये आपके लिए मजाक हो गया लाइन चार्ज का सवाल। ठीक है, जस्ट आप मजाक कर रहे हो लाइन चार्ज के साथ। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चा, मैंने कहा कि हमारे पास एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। एक्चुअली इस स्ट्रक्चर में है क्या, ये समझ लेना कि जो है वो 3 लाइन चार्ज हैं, 3 फाइनाइट लाइन चार्ज हैं, जिनको मैंने ना अरेंज करके इक्विलेटरल फ्रेम में कन्वर्ट करा है। ध्यान से सुनना फिर से क्वेश्चन, कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल लाइन चार्जेस हैं जिसको मैंने अरेंज करके लाइक एक इक्विलेटरल फ्रेम में कन्वर्ट करा है, कुछ इस तरह से। ध्यान दोगे, आइडेंटिकल कहने का मतलब कि सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ, बस सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा,
दिस। सवाल ये है कि ये भी है लेमडा, ये भी है लेमडा और ये भी है लेमडा, और आपने निकालना है सेंटर पे कहीं यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से कितना होगा। ध्यान से। अब कहोगे सर हम तो इस तरह के क्वेश्चन देखे भी नहीं है, लाइक हाँ ऐसा क्वेश्चन देखे हैं सर जहां पे जो है वो तीन आइडेंटिकल चार्जेस को वर्टिसेस के ऊपर डाल दिया था, तीन आइडेंटिकल चार्जेस को हमने वर्टिसेस के ऊपर डाल दिया था और सेंट्रॉइड के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था सर। तो सर वो तो आपने बहुत पहले ही बता रखा है कि सेंट्रॉइड पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका 0 होगा। तो ये जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सारे सवाल तुम लोग बहुत अर्ली स्टेजेस में ही क्रॉस कर चुके हैं बच्चा। तो सवाल ये तो है नहीं, सवाल कुछ और है बच्चा। यहां पे है कि 3 लाइन चार्ज है, कुछ इस तरह से अरेंज करा है हमने, और सेंटर पे जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहोगे कि सर क्या करेंगे सर, कैसे बनेगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से बनाते हो तो डेफिनेटली क्या करोगे आप कि पहले इस लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकालोगे, फिर इस लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकालोगे, फिर इस लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकालोगे, फिर आपस में वेक्टरली ऐड करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो लाइक आंसर होगा आपका। बट फॉर दैट यू नीड सम टाइम, मतलब वो इतना आसानी से नहीं बनने वाला है, बिकॉज इंडिविजुअली सबका निकालोगे कंपोनेंट्स फॉर्म में, फिर वेक्टरली ऐड करोगे एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स कैलकुलेशंस आपके पास रिजल्ट आएगा। अब मेरी बात सुनना, नहीं है भाई उतना टाइम हमारे पास, इस क्वेश्चंस को हम सेकेंडों बना सकते हैं। देखना कैसे। सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले तो फटाफट हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दिस 90 90 90। अब ना हम सबसे पहला हम इस लाइन चार्ज पे फोकस करते हैं। तो इस लाइन चार्ज पे फोकस करने का मतलब कि हम इसको पहले इससे मिला लेते हैं और इसको हम इससे ऐसे मिला लेते हैं, कुछ इस तरह से। ध्यान देना बच्चों, लाइक इस लाइन चार्ज की वजह से हमें अगर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। डेफिनेटली ये दोनों डिस्टेंस सेम, जो जितने भी डिस्टेंसेस हैं यहाँ पे वो सेम होंगे, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे बच्चा। तो मैंने कहा कि सबसे पहला काम करते हैं कि पहले इस वाले हिस्से को निपटा लेते हैं। कहोगे सर कैसे निपटाएंगे इसको? तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसको सेंटर मान लो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान लो और एक आर्क प्लॉट कर दो। बस ध्यान में ये रखना कि जो आर्क आप बनाओगे वो आर्क इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस ना करे, माने ये चार्ज कहीं यहां, ये भी लाइक सेम चीज इधर आएंगे, इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस ना करे। तो कुछ ऐसा सेम अप्रोच यहां भी हम लोग लगाएंगे, लाइक इस वाले लाइन चार्ज के लिए। तो यहां भी इसको रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के एक आर्क प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से, दिस। यहां भी एक आर्क प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। फाइनली तीसरा हिस्सा इसके वजह से बच्चा, तो यहां भी एक आर्क प्लॉट करने जा रहे हैं कुछ ऐसा, दिस। और फाइनली यहां भी एक आर्क प्लॉट करने जा रहे हैं कुछ ऐसा, माने दिस। कुछ समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों को? माने ये जो इक्विलैटरल वायर फ्रेम था वो एक रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाइक पहले ही बता चुके हैं कि रिंग के सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? 0 होता है। माने इस रिंग के सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इक्वल होगा 0 के। माने इस इक्विलैटरल वायर फ्रेम के वजह से सेंटर पे अगर आपसे कोई पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सब लोग, डू इट फास्ट। तो इस तरह से जो है सवाल बनाओ, जहां भी लाइन चार्ज से रिलेटेड सवाल हो एकदम इस टेक्निक का यूज करो और फटाफट सवाल पूरा दो। चलो बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट। चलो ये तो बस रिकैप करने के लिए था बच्चों। आज जो हमारा मेन जो कंसर्न है और जिस सेगमेंट से, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो देखेंगे बच्चों, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
लाइंस, या फिर इसके लिए हम लोग एक और भी वर्ड यूज करते हैं बच्चा, ये दोनों सेम ही चीज है, या फिर इसके हम लोग वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं बस हम बताते हैं आपको जस्ट अभी, ऑफ फोर्स, ध्यान रहे। तो मैंने कहा कि आज जो हमारा सेगमेंट है बेसिकली इस पे ही जो है ओरिएंटेड होगा, तो इस पे ही हम लोग ज्यादा बात करेंगे। अब लाइक मैंने डाला है हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहां पे तो फिर से एक कंफ्यूजन आ ही गया बच्चा, और कंफ्यूजन ये आया है कि सर ध्यान से सुनना, पहले बात कंफ्यूजन ये आया है कि जैसा कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करा था तो वहीं मैंने बताया था आप लोगों को कि दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करते हैं। एक तो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से, अगर स्टेशनरी चार्ज अपने सराउंडिंग में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा था। ध्यान से मेरी बात सुनना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा था। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, माने मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कहा था लाइक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहां पे मैंने ये भी बताया था बच्चा कि इन दोनों फील्ड्स का जो नेचर होता है लाइक वो जो नेचर है वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट नेचर में एग्जिस्ट करता है, माने नेचर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट नेचर में ये फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चा तो डेफिनेटली कंट्राडिक्शन तो होने वाला है। तो वर्ड्स को लेकर के बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेगमेंट में दैट इज लेक्चर नंबर 10 में शायद लाइक मैंने वहां पे एकदम क्लियर कर रखा है कि किस तरह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किस तरह से आईआईटीज या फिर एम्स या फिर जेईई मेन जैसे एग्जाम उस कंफ्यूजन का लाइक फायदा उठा करके अच्छे क्वेश्चंस बना जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, वर्ड्स को लेकर के डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मेरा बात यहां पे एकदम ध्यान से सुनना बच्चा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो पहला तो आपको यह समझना होगा बच्चा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टेशनरी चार्जेस के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। मींस हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के ऊपर है। बट हाँ, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वर्ड्स को लेके फिर से बोल रहा हूं कंफ्यूजन है। हम लोग यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रहे, माने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि स्टेशनरी चार्ज के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और इसको दिमाग में रखना। अब सुनना, अब सवाल ये है कि सर ये चीज होता क्या है। चलिए ठीक है, कुछ देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टेशनरी चार्जेस के ही इफेक्ट के रूप में होगा, बट एक्चुअली में ये होता क्या है सर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, जैसा कि है माने मान लो हम कोई चार्ज यहां रख देते हैं। अगर हमने कोई चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दिया तो डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पर रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में, ये पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग के स्पेस में लाइक एक फील्ड डेवलप करेगा जो हमें दिख नहीं रहा है। वो फील्ड हमें नहीं दिख रहा है, बट हां अगर हम उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को एंटर कराते हैं तो वो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव फॉर्म में हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव फॉर्म में भी हो सकता है, ध्यान रखना। माने हम उस फील्ड के द्वारा लगाए गए फोर्स को देख सकते हैं, ना कि उस फील्ड को। तो ध्यान रखना लाइक इसी चीज को इफेक्ट तो ठीक है दिख जाएगा, अगर चार्ज यहां लाके रखेंगे तो रिपल्सन होगा तो डेफिनेटली इफेक्ट तो दिख जाएगा भाई फील्ड का। बट ऑब्वियस है अगर यहां कोई चार्ज नहीं है और नॉर्मली अगर हम सिर्फ इस चार्ज को रखते हैं तो डेफिनेटली ये तो एक फील्ड प्रोड्यूस करा ही होगा। तो लाइक उस फील्ड को विजुअलाइज कराने के लिए, उस फील्ड को दिखाने के लिए फैराडेज ने
आगे जाकर के हम लोग बहुत सारे लॉस पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉ ऑफ लाइक और इंडक्शंस, बहुत सारे लॉज हैं फैराडेज के, तो वहां हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो फैराडेज ने, जिसका कि बहुत जबरदस्त रोल रहा है लाइक फिजिक्स में, तो फैराडेज ने लाइक कॉन्सेप्ट दिया फील्ड लाइंस का। फैराडेज ने कहा कि भैया लाइक स्टेशनरी चार्जेस के सराउंडिंग स्पेस में जो स्टेशनरी चार्जेस ने फील्ड प्रोड्यूस करा है उसको ग्राफिकली विजुअलाइज कराने के लिए, लाइक ग्राफिकली इंटरप्रिटेट करने के लिए, लाइक जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे फील्ड लाइंस। माने अगर आप कहो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एकदम लिटरल मीनिंग इसका क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें, तो ध्यान रखना बच्चा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पहला बात तो कि इंट्रोड्यूस किया गया है फैराडेज के द्वारा, और जस्ट लाइक ये फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कराने का एक तरीका है जो कि कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हाइपोथेटिकल है। तो मैंने कहा कि एक हाइपोथेटिकल वे है, एक इमेजिनरी वे है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, एन इमेजिनरी लाइन और कर्व भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लाइन ही है सिर्फ, एन इमेजिनरी लाइन और कर्व। इस लाइंस को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। एन इमेजिनरी लाइन और कर्व, द टेंजेंट या यू कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन है या फिर कर्व है, द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट, द टेंजेंट टू विच एट अ point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एकदम ध्यान रखना बच्चा कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का बात करते हैं तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक तरह का इमेजिनरी लाइन है, हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था फैराडेज के द्वारा, लाइक फील्ड को ग्राफिकली विजुअलाइज कराने के लिए। बेसिकली एक लाइन है या कर्व है जिसमें कि लिखा है मैंने द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट, माने उस लाइन या कर्व के किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट डिनोट करता है या प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। माने अगर हम बोल दिए कि भैया कोई कर्व है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रहा है तो डेफिनेटली, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो डेफिनेटली उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। फटाफट इसको नोट कर लोगे जल्दी से, ध्यान देना। नेक्स्ट, माने आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों इसको बोलते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी तो फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन या फिर कर्व है और जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो कुछ ऐसा, तो बेटा ये जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। माने अगर ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट फॉर्म में ये कहेंगे। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं यहां पे जिसको हम बी कहते हैं, तो डेफिनेटली यहां पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो जो टेंजेंट होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा जिसको आप EB कह सकते हो, माने इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। माने इस फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि यहां पे EA, जैसे कि यहां पे ड्रॉ किया टेंजेंट तो EB, एंड इसी तरह से आप पूरे कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके लाइक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट जल्दी करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब देखिएगा, अब यहां पे ना कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों को ना समझना होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग को जो है वो समझना होगा। और वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा वो समझो आप लोग ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे ना एक पॉजिटिव चार्ज रखा है +Q, और लाइक ये मैंने एक बैरियर ड्रॉ करा है, माने एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड चार्ज है, और यहां पे एक आइसोलेटेड फॉर्म में एक चार्ज मैंने लिया है -Q। ध्यान रखना ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी से, ठीक है। और ये भी एक अपना इंडिपेंडेंट जो है वो, या फिर यूं कह लो कि आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, इसका भी इससे कोई इंटरेक्शन नहीं है। यहां पर मैंने बैरियर ड्रॉ करके दिखा दिया है, को दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। मैंने कहा कि बच्चा ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के वजह से फील्ड लाइंस ऑलवेज चार्ज से अवे होता है, रेडियली अवे होता है। माने अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का, तो ये अपने सराउंडिंग में जो फील्ड लाइंस डेवलप करेगा वो इससे रेडियली अवे होगा, कुछ इस तरह का, दिस रेडियली अवे होगा कुछ इस तरह से बाहर की तरफ दूर। अगर यही हम बात करें किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो जो फील्ड लाइंस होते हैं वो टूवर्ड्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड जिसको बोल सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज पर। माने ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो कि फील्ड लाइंस जो है वो ऑलवेज ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। माने फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ही शुरू होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज से या तो इंफिनिटी के किसी पॉइंट से। तो इनफाइनाइट को तो खैर डिस्कार्ड ही करके चल रहे हैं। मैंने कहा कि लाइक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, मींस यहां पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, और डेफिनेटली हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का बात कर रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, या फिर यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पे हम चार्ज यूज करने वाले हैं। फील्ड लाइंस ऑलवेज originate from a positive charge। फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा टर्मिनेट होता है। ध्यान रखना। तो यहां पे हम लोग यहां भी लिख सकते हैं कि फील्ड लाइंस always terminate
ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ऑन अ नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रहे बच्चा, लाइक फिल लाइंस ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक फिल लाइंस यहां कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल लाइंस कह लो, क्योंकि चार्ज ही हमारे पास है यहां पे। तो मैंने कहा कि बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फिल लाइंस है, इस केस में वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से लाइक ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, और ऑलवेज निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, ध्यान रखना। या इसको लिखने का एक अलग भी स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड लाइंस का डोनर कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फील्ड लाइंस के डोनर होते हैं, वो फील्ड लाइंस को डोनेट करते हैं, ध्यान रखना। जबकि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो फील्ड लाइंस के एक्सेप्टर होते हैं, फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान रखना। बहुत सारा स्टेटमेंट है बच्चा इसके लिए, माने या तो आप ये कह लो या फिर ये कह लो कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फील्ड लाइंस के डोनर हैं, डोनेट करते हैं फील्ड लाइंस को, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड लाइंस के एक्सेप्टर हैं, फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान रखना बच्चा। या फिर ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली अवे होते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज का अगर बात करें तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है वो रेडियली टुवर्ड्स होता है, रेडियली इनवर्ड होता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना इस बात को, एकदम कंफ्यूज मत होना। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। अब देखना इसी में क्या है बच्चों कि अगर मान लो ये तो हमने दो इंडिपेंडेंट चार्जेस को लेकर के आपको दिखाया है ये कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फील्ड लाइंस को डोनेट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर यही मैं कह दूं कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ध्यान देना बच्चा 10। अब मैं कहूं कि अगर आपको इसके लिए फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करने हैं, इसके लिए फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है कि भैया फील्ड लाइंस इसके लिए क्या होगा, तो कहोगे कि सर कैसे ड्रॉ होगा ये फील्ड लाइंस, जरा बताइए। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। मैंने कहा कि बच्चा यहां पे दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरैक्शन, ध्यान देना। इसके पहले वाले सिचुएशन में दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में था, इंडिपेंडेंटली हमने दो चार्जेस को कंसीडर करा था, एक बारी पॉजिटिव और एक बारी नेगेटिव, बट यहां पे दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा बच्चा। तो जब चार्जेस के बीच में इंटरैक्शंस होंगे तो मैंने कहा कि दिक्कत इसको लेके नहीं है, लाइक ये जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये फील्ड लाइंस को डोनेट करा और नेगेटिव चार्ज ने उसको एक्सेप्ट करा, ये तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। मैंने कहा कि बच्चा हम जैसे ही अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर हम बढ़ते हैं आगे, अब जैसे इस लाइन के लिए अगर बात करो बच्चा, तो ये लाइन मैंने इसलिए भी ड्रॉ करा है बच्चा बिकॉज जैसा कि मैंने बताया है कि फील्ड लाइंस का मतलब ही होता है इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मान लो इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कहीं पे भी, कहीं यहां अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो अगर ये फील्ड लाइंस है तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि लाइन के ही अलोंग होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो देख सकते हो बताएगा ही, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका अवे, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स। जब दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो डेफिनेटली जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे ये कर्व होना शुरू होगा। रीजन बता रहे हैं क्यों, कुछ ऐसा एकदम सिमेट्रिकल कर्व होगा चूंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, बस पोलैरिटी वाइज जो है वो अलग है बट स्ट्रेंथ जो है वो सेम है। अब देखना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसके बाद जो है ये आपका कुछ ऐसा और ये जो है एक्सेप्ट करेगा कुछ ऐसा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेके चल रहे हैं बच्चा, तो जैसा कि आपको सिचुएशन दिख रहा है यहां पे कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो फील्ड लाइन से स्ट्रेट है
बट जैसे ही हम लोग किसी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे जो है चीजें वो है डिफरेंट हो रही हैं। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ सर? तो आप देख सकते हो ना, मान लो अगर मैं कह दूं कि यहां पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। अगर कोई कह दे आपसे कि भैया जरा यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताओ तो कितना होगा, तो कहोगे सर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है। एक तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अवे इधर, इसको सर हम कहेंगे E1 दिस। दूसरा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, टूवर्ड्स होगा, खींचेगा, इसको हम कहेंगे E2, इसको हम कहेंगे E2। ध्यान रहे बच्चा, ये E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लस क्यू ने प्रोड्यूस करा है इस पॉइंट पे, ये E2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस माइनस क्यू ने प्रोड्यूस करा है इस पॉइंट पे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली में इस पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट का काम करेगा टू द फील्ड लाइंस। माने अगर हम इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, फील्ड लाइन के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चा, तो यही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली फील्ड लाइन का काम भी तो यही है। फील्ड लाइंस क्या है? फील्ड लाइंस या तो कोई लाइन है या तो कोई कर्व है जिसके ऊपर किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट क्या बताता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेटली इस कर्व के ऊपर टेंजेंट होगा, दिस जिसको हम E कह रहे हैं, और जो कि बेसिकली रिजल्टेंट है E1 और E2 का। E1 वो फील्ड है जो प्लस क्यू ने प्रोड्यूस करा है, E2 वो फील्ड है जो माइनस क्यू ने प्रोड्यूस करा है। क्या कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो है वो डोनेट हो रहे हैं कुछ इस तरह से, लाइक ये इधर जाके कर्व के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज जब हम नेट पे आएंगे तो डेफिनेटली यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ऊपर टेंजेंट होगा। क्या कोई दिक्कत बच्चा? इसी तरह से आप बाकी का भी सोच सकते हो। फटाफट नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट, अब देखोगे अब क्या है कि हम दोनों को ना पॉजिटिव मान के चलते हैं। देखिएगा इस बारी ना हम दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं बच्चों। चलिए दोनों को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं इस बारी। माने ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू और ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू, दिस कुछ ऐसा। अब कहोगे सर इस बार तो सर फंस गया सर, दोनों पॉजिटिव है सर। कोई दिक्कत नहीं है तो है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर तो क्या करेंगे, दिक्कत नहीं तो कैसे बनाएंगे सर, अब कैसे करेंगे काम बताइए। तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने कहा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी डोनेटिंग नेचर का है, डोनेट करता है फील्ड लाइंस को, ये भी पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को डोनेट करेगा। तो दोनों जो चार्जेस हैं वो फील्ड लाइंस को डोनेट करने वाले हैं। कहोगे सर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो ध्यान देना मेरे बात बच्चों, मैंने कहा कि प्रॉब्लम किसी एक साइड में नहीं है, प्रॉब्लम इस साइड में भी नहीं है। प्रॉब्लम कहां है ये सुनना बेटा, प्रॉब्लम है यहां, लाइक इस रीजन में। इस केस में होगा ये कि बच्चा सबसे पहला कि जो पॉजिटिव चार्ज जो हमने रखा है दोनों आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, तो कहीं से कोई इसमें डाउट नहीं है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है, बिकॉज दोनों सेम नेचर का है। तो डेफिनेटली इसके वजह से यहां का फील्ड और इसके वजह से यहां का फील्ड एक दूसरे को काउंटर करेगा, जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। चूंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो ये वो पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट, जो हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। माने इस पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सीधा हुआ कि फील्ड लाइंस उस जगह पे एब्सेंट होएगा। माने एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी समझ लो कि अगर कहीं पे फील्ड लाइंस एब्सेंट है, इसका मतलब है कि उस रीजन में, अगर स्पेस के किसी रीजन में
फील्ड लाइंस एब्सेंट है, माने कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। ये पॉइंट भी हम लिखवाएंगे आप लोगों को अभी, बट फिलहाल इस पे हम फोकस करते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट कहलाएगा बच्चा, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं, माने यहां पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा। तो कहोगे सर देन क्या होगा सर सिचुएशन? तो मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से। होगा ये कि ये पॉजिटिव चार्ज लाइक फील्ड तो डेवलप करेगा, लेकिन ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन दोनों फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगा। समझ लो कि दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेगा। ड्यू टू द म्यूचुअल रेजिस्टेंस ये जो है शुरू होना स्टार्ट कर, ये जो है आपका यहां तक तो स्ट्रेट सही है, बट यहां जाके ये ऐसा कर्व बना देगा कुछ ऐसा। फिर अगर हम बात करें, जो नीचे का बात करेंगे, तो फिर यहां तक तो सही है स्ट्रेट, यहां जाके कर्व हो जाएगा कुछ ऐसा। दिस सेम चीज इधर भी कुछ ऐसा। ध्यान देना बच्चा, देख सकते हो लाइक कुछ हिस्सा तक तो स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे हटते हैं ये जो है वो कर्व होना शुरू हो जाएगा। मीन्स इस तरह से जितने पैटर्न है वो कर्व तरह के कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। अब आप देख भी सकते हो, अगर हम बात करें इस सेगमेंट में, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में अगर बात करते हैं, तो इस जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देख सकते हो, इसकी वजह से लाइक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप कहोगे सर ये इवन हो जाएगा, इसके वजह से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप कहोगे कि सर बहुत आसान ये E2 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा, जो कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से ही बता रहा है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा जब चार्जेस पॉजिटिव होंगे तब। और इस जगह पे जो फील्ड दिख रहा होगा, जो गैप यहां दिख रहा है छोटा सा, ये गैप ये बता रहा है कि इस जगह पे फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं है। ध्यान रखना, अगर फील्ड लाइंस स्पेस के किसी रीजन में लाइक एब्सेंट है, इसका मतलब है कि उस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और वहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स हो सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे उस रीजन में। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद अगर हम बात करें जब पॉजिटिव सेगमेंट में आते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव सेगमेंट के लिए अगर बात करें तो ये रेडियली अवे इस लाइन में, ये रेडियली अवे इस लाइन में, यहां भी अगर हम बात करें तो यहां के बाद ये आपका कर्व होना शुरू हो जाएगा। माने यहां के बाद ये आपका कर्व होना शुरू हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कर्व बनाना शुरू कर देगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहोगे सर एक तो इसके वजह से होगा कुछ ऐसा जिसको हम E1 कहेंगे, सर एक इसके वजह से होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जिसको हम लोग E2 कहेंगे। तो कहोगे सर दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का रिजल्टेंट डेफिनेटली लाइक पास करेगा। अगर हम बात करें यहां पे, तो एक फील्ड इसके वजह से, दिस जिसको आप E1 कह लो या E1 डैश कह लो, एक इसके वजह से अगर हम इसको मिलाते हैं तो डेफिनेटली ये आपका एक इसके वजह से, जिसको हम चाहें तो E2 कह लें, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो डेफिनेटली ये बीच से पास करेगा। तो कहीं यहां से मान लो आप E2 कह लो दिस, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, लाइक अगर ये E1 है ये E2 है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली कहीं बीच से पास करेगा कुछ इस तरह से। तो आप कह सकते हो कि इस केस में जो फील्ड लाइंस है वो वापस से कर्व होने शुरू हो जाएंगे। अब आप उसको प्लॉट कर लेना बड़ी आराम से, मान लो कुछ इस तरह से। बस यहां पे जो फील्ड लाइंस होंगे वो आपका कर्व कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा कि ये तब है जब चार्जेस जो है वो आपका पॉजिटिव होंगे। अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो जो फील्ड लाइंस बीच में जो दिख रहा है वो आपका कुछ इस पैटर्न का होगा, और यहां पे जो गैप दिख रहा है जहां पे फील्ड लाइंस जो है वो एब्सेंट है। तो फील्ड लाइंस एब्सेंट होने का मतलब है कि उस रीजन में न्यूट्रल पॉइंट है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। वो कहीं पे मैं लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को, फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। चलिए इसको चाहो तो आप यहां लिख सकते हो, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट।
न्यूट्रल पॉइंट, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है बच्चा। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। अब यहां पे मैं लिख ही देता हूं बच्चों कि इस जगह पे अगर मैं बात करूं बच्चा तो फिल लाइंस लिख देता हूं। इफ फिल लाइंस filled lines are, if filled lines are absent in some region of a space, then electric field, then the electric field in that region must be zero, must be zero। लिख सकते हो कहीं पे मस्ट बी जीरो। तो ध्यान रखना बच्चा कि अगर फिल लाइंस कहीं पे एब्सेंट है किस स्पेस के किसी रीजन में, तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बात करें। चलिए बढ़ूं आगे बच्चों। नेक्स्ट, चलो इसी तरह से आप एक बना करके जो है वो दिखाना, ये आपका टास्क है। ये लो, नाउ इट्स योर टास्क, ये बना लेना आप लोग। यहां पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज दिया है -q, और यहां भी -q दिया है मैंने। आपको फिल लाइंस जो है वो प्लॉट करने हैं और न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। कहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, माने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसको आपको बनाना है, इट्स योर टास्क। चलो फटाफट नोट कर लो जल्दी से, डू इट फास्ट। नेक्स्ट, अब देखना बच्चा, हम लोग ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, ध्यान देना बच्चा। पता नहीं आप लोग उस चीज को अभी तक समझ पाए कि नहीं। पहले ही प्रॉपर्टी से ये समझ आना चाहिए आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, या तो इंफिनिटी के किसी पॉइंट से। बट चूंकि इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट वो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट ना बोल करके हम लोग सीधा हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज का। तो अगर हम यही कहें कि पॉजिटिव चार्ज से जो है बच्चा वो आपका फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस जो है वो आपके टर्मिनेट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होना है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होना है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी कोई क्लोज लूप नहीं बनेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो, इसका मतलब है कि कभी भी कोई क्लोज लूप नहीं बनना है। क्लोज लूप नहीं बनने का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी ऐसा आपको नहीं दिख सकता है। दिस कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं दिख सकता है मतलब समझ में आ रहा है बच्चा। अगर मान लो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होता +q, अगर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज होता -q, तो बेटा यहां से यहां तक तो सही है। इस पॉजिटिव चार्ज ने डोनेट करा, नेगेटिव चार्ज ने एक्सेप्ट करा, ये हाफ तो सही है, ये वाला में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस हाफ में है। इस हाफ में देख सकते हो, इस हाफ में क्या हुआ,
इस हाफ में क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन, नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाइक एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि एकदम एब्सर्ड चीज है। माने ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल तब है जब ये हिस्सा भी आपका ऐसा हो और ये जो एरो है वो कुछ इस तरह से हो। तो ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्टेशनरी चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, तो वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा, माने लूप में नहीं होगा। तो इसलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है बच्चा, वो क्या है ये सुनिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लाइक प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ये भी समझ लो, ये भी बोलना जरूरी है, फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोस्टैटिक field lines are open comma continuous and differentiable curves, डिफरेंशिएबल कर्व्स ध्यान देना। अब कहोगे कि सर ये क्या है ये स्टेटमेंट, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इन फ्री स्पेस का मतलब वो रीजन जहां पे कोई मटेरियल वगैरह नहीं है बेटा, जहां पे कोई मटेरियल वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ चार्जेस प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कि चार्जेस प्रेजेंट है बट मटेरियल वाइज कुछ नहीं है वहां पे। मैंने कहा कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा ओपन, खुला हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए लाइन, माने एकदम लगातार, कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबल कितने लोग को नहीं समझ आया होगा ये वर्ड, तो ध्यान रखना, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है लाइक नो कॉर्नर। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है नो कॉर्नर मतलब कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए उस कर्व में, माने स्मूथ बोल सकते हो, स्मूथ कर्व होना चाहिए, एकदम स्मूथ कर्व होना चाहिए, कोई कॉर्नर, कोई कोना नहीं होना चाहिए उस कर्व में। ध्यान रखना इस चीज को, उसको हम लोग डिफरेंशिएबल बोलते हैं। तो मैंने कहा डिफरेंशिएबल का मतलब ही वहां पे है नो कॉर्नर, कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। साथ ही साथ मैंने कंटिन्यूअस वर्ड भी यूज करा है, तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब हुआ बच्चा कि एकदम लगातार होना चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूअस, ओपन और डिफरेंशिएबल कर्व्स होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी क्लोज लूप आपको क्लोज्ड कर्व नहीं दिखेंगे, जब भी दिखेंगे ओपन कर्व दिखेंगे, खुले हुए कर्व दिखेंगे। हाँ, साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे, बशर्ते स्पेस क्या हो आपका, फ्री। हाँ, इसी में अगर बीच में कहीं पे हम कोई कंडक्टर प्लेस कर दें तो कंडक्टर के केस में वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, बिकॉज कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएंगी। बट अदरवाइज फ्री स्पेस में अगर बात करें तो फील्ड लाइंस ओपन होंगे, कंटिन्यूअस होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे। फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखोगे आप लोग, बताओगे कौन सा सही है।
चलो, तो क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, which of the following curves shows। तो बच्चे क्वेश्चन है आपके पास कि which of the following curves denotes the electrostatic field lines, माने इसमें से कौन सा कर्व जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रहा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, ये सवाल है आपके लिए। तो जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होते हैं बच्चे, वो एक तरह का ओपन, दैट इज खुला हुआ, कंटिन्यूअस माने कोई ब्रेकेज नहीं, एंड डिफरेंशिएबल माने नो कॉर्नर कर्व्स होते हैं। तो बस उसी बेसिस के ऊपर आपको ये जवाब देना है कि इसमें से कौन सा फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होगा। तो ध्यान से सुनना बच्चा। कहोगे सर पहला ऑप्शन तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होना है सर। रीजन सर आपके सामने है, बिकॉज क्लोज फिगर बना दिया है। तो जो कि ये क्लोज फिगर में है बच्चा, इस वजह से पहला ऑप्शन तो होने से रहा, लाइक क्लोज है, बाकी सब सही है, लाइक कंटिन्यूअस भी है, कॉर्नर नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। बट चूंकि ये क्लोज है, तो क्लोज होने की वजह से इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं कहेंगे। अब आते हैं दूसरा नंबर। कहोगे सर दूसरा नंबर के बारे में क्या है? तो बेटा दूसरा नंबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सुनना। लाइक ये ओपन तो है, खुला हुआ कर्व है, कंटिन्यूअस भी है, बट अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है बिकॉज कॉर्नर बन जा रहा है बच्चों। लाइक यहां भी कॉर्नर, यहां भी कॉर्नर, यहां भी कॉर्नर, सारे जगह पे कॉर्नर्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब कहोगे सर तीसरा नंबर तो होगा सर। बिल्कुल नहीं होगा सर जी। इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये ओपन तो है बट कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है समझ में आ रहा है। ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, सर्कल, ये गैप है एक्चुअली में, दिस इज द गैप। ये गैप है, वो भी फ्री स्पेस में गैप है। तो ये जो गैप है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है इसको। तो चूंकि ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो दो कंडीशन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। अब कहोगे सर आखिरी वाला सर ये आपका ऑप्शन होगा सही। रीजन आपके सामने है, बिकॉज पहला तो ये ओपन है, दूसरा आपका कंटिन्यूअस है, और तीसरा आपका डिफरेंशिएबल भी है। तो ओपन भी है, कंटिन्यूअस भी है, कहीं कॉर्नर भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। फटाफट नोट कर लो बच्चा, ध्यान देना। अब देखना कहानी में ट्विस्ट कब आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि कहानी में ट्विस्ट कब होगा ये सुनना। ये कहानी में ट्विस्ट तब आएगा बच्चा जब इस क्वेश्चंस को हम हल्का सा चेंज कर दें। माने हल्का सा चेंज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम ये कह दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिनोट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ के अगर यहां पे मैं कह दूं कि भैया ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बस कुछ नहीं, अगर ये सवाल आईआईटी का हुआ तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर सिर्फ मैं यहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड यूज कर दूं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान देना बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने कहा कि इस सिचुएशन में आप देख सकते हो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज कर दिया तो अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि चार्ज की वजह से है या वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस में फंसाता है, माने जोरदार फंसाता है। इनफैक्ट ये समझ लो कि जेई और लाइक नीट और एम्स वाले एग्जाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा है माने ये दोनों हो सकता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ उस हिसाब से तो फोर्थ ऑप्शन सही है, लेकिन अगर ये इंड्यूस्ड हुआ तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बिकॉज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज्ड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कर्व्स होते हैं। लाइक फिर से रिपीट करता हूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कर्व्स होते हैं। माने उस हिसाब से मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही होना है। ध्यान रखना, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता तो पहला ऑप्शन भी सही होता, लाइक आखिरी ऑप्शन भी सही होता, फोर्थ ऑप्शन भी सही होता। पहला ऑप्शन सही तब होता जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बात करते हैं, और आखिरी ऑप्शन सही तब होता जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का बात करते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बच्चों, देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए एकदम क्लियर रहिए इन चीजों को लेकर के, कहीं से कोई दिक्कत ना होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, अब सुनना, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ही तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ा ही जोरदार प्रॉपर्टी है, काफी जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखना। देखोगे बच्चा, कह रहे हैं कि ये x और ये y, लाइक मैंने ना XY प्लेन में खुद से एक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा है, कुछ ऐसा। डेफिनेटली ओपन है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ही होगा ये, कुछ ऐसा ड्रॉ करा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये पॉइंट हमने कंसीडर करा लाइक इस फील्ड लाइंस के ऊपर, और यहां पे ड्रॉ कर दिया एक टेंजेंट। डेफिनेटली फील्ड लाइंस के ऊपर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा E। अभी सुनना बच्चा ध्यान से, ये एक बहुत ही मतलब जबरदस्त सेगमेंट है, और जिसमें कि क्वेश्चंस आपके तभी होंगे जब आपको इसके बारे में पहले से आइडिया हो, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं नॉर्मली आपको बुक्स में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है जो भी बताने जा रहा हूं, कि मान लो कि हमने एक फील्ड लाइंस लिया और किसी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करा E। ध्यान से मेरी बात सुनना, वो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब प्रॉब्लम है ये कि डेफिनेटली इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा x के डायरेक्शन में जिसको हम लोग Ex कहेंगे, और एक कंपोनेंट होगा हमारा y के डायरेक्शन में जिसको हम लोग Ey कहेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे की तरफ, कुछ ऐसा, माने दिस। ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, ये पॉजिटिव x के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये हम खुद से अज्यूम करते हैं। माने जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो टेंजेंट पॉजिटिव x के साथ एंगल बना रहा है थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक Ex और दूसरा आपका Ey। डेफिनेटली ये जो Ex है वो x एक्सिस के पैरेलल है और ये टेंजेंट उसको मिला रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा तो डेफिनेटली ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। और अगर ये Ey है तो डेफिनेटली ये टर्म भी जो होगा ये वाला भी आपका Ey कहलाएगा, दिस Ey कहलाएगा। मैंने कहा कि बच्चा यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, क्या हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज Ey और अपॉन बेस दैट इज Ex। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू Ey अपॉन Ex। एकदम ध्यान देना बच्चा, फर्स्ट। एट द सेम टाइम अगर आपको यहां दिख रहा हो तो जो tan थीटा है एक्चुअली में इस टेंजेंट का स्लोप बता रहा है। ये जो tan थीटा है वो इस टेंजेंट का स्लोप बता रहा है,
तो एट द सेम टाइम अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। सब लोग जानते होंगे dy अपॉन dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट, माने जो tan थीटा है वो ey अपॉन ex के तो बराबर है ही है, साथ ही साथ tan थीटा जो है वो dy अपॉन dx के भी बराबर है। अगर हम चाहें तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इस केस में आपके पास रिजल्ट होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ey अपॉन ex। तो ध्यान रखना बच्चा, ये एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, जिससे क्वेश्चंस जो है अगर आए तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही रहेंगे, बट ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये वही लोग बना पाएंगे जिसको ये रिजल्ट या इसके बारे में पहले से पता हो। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ey अपॉन ex। फटाफट नोट करोगे जल्दी से, क्वेश्चंस पे आएंगे सीधा इस पे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ey अपॉन ex। हो गया? चलिए बढ़ता हूं आगे बच्चा। देखोगे अभी इसमें ना एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, और क्वेश्चन क्या होगा ये सुनना। माने बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये, और अभी जो प्रॉपर्टीज के बाद बताऊंगा वो भी खतरनाक प्रॉपर्टी होगा, तो एकदम फोकस होकर के देखते रहो वीडियोस को, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि आगे बढ़ते हैं। अभी ना क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि स्पेस के एक रीजन में, इन सम रीजन ऑफ स्पेस द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर, ध्यान देना, लाइक इन सम region of a space the components of electric field are दिस। माने Ex दिया हुआ है, Ex दिया हुआ है आपका लाइक y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। दिस Ex दिया हुआ है, Ey दिया हुआ है, Ey दिया हुआ है x x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान देना बच्चा, सवाल है, और Ez 0 है, Ez नहीं है, Ez 0 दिया हुआ है, Ez इज इक्वल टू 0 है। दस ये क्वेश्चन है बच्चा मेरा कि इन सम रीजन ऑफ स्पेस और द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर, Ex दिया हुआ है, Ey दिया हुआ है, Ez दिया हुआ है, Ez 0 है। तो सवाल है दो, पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइंस। ये पहला सवाल है, फील्ड लाइंस का इक्वेशन बताना कितना होगा, क्या होगा। और दूसरा स्केच द फील्ड लाइंस इन XY प्लेन। माने XY प्लेन में फील्ड लाइंस को स्केच करना है, दिखाना है कि कैसा होगा। तो दो सवाल है, पहला तो कि इक्वेशन बताना है फील्ड लाइंस का क्या होगा, और दूसरा ये कि स्केच करना है फील्ड लाइंस को, ठीक है ना, XY प्लेन में किस तरह से होगा। तो ये दो सवाल आपके सामने बच्चा, और ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। Ex दिया हुआ है, Ey दिया हुआ है, Ez 0 है। दो सवाल,
पहला इक्वेशन ऑफ फिल लाइंस और दूसरा स्केच करना है फिल लाइंस को XY प्लेन में। ध्यान रखना ये वही बंदे सवाल को बना सकते हैं जिनको इस रिजल्ट के बारे में पहले से पता होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ध्यान से नोट करोगे, फास्ट देखोगे बच्चा, गौर करना। कहोगे सर क्या होगा इसमें? तो देखिएगा बच्चों, मैंने कहा कि पहला बात तो कि EX दिया हुआ है, EY दिया हुआ है। EX आपका दिया हुआ है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 और EY आपका दिया हुआ है कितना, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान रहे बच्चा, इजेड तो है नहीं बच्चा। फिल लाइंस का इक्वेशन तभी, इक्वेशन का मतलब क्या, x और y के बीच का रिलेशन। इक्वेशन का मतलब क्या, x और y के बीच का रिलेशन। तो मैंने कहा कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। ऐसा करते हैं कि रिजल्ट है हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू EY अपॉन EX। जानते हैं हम लोग dy अपॉन dx इज इक्वल टू EY अपॉन EX। बेटा EY हमको पता है, EX हमको पता है। जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे इस जगह पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा डिवाइड देने के बाद वो डेफिनेटली हो जाएगा x अपॉन y। बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा x अपॉन y। क्या कोई दिक्कत? या फिर इट इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा y dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा x dx। तो y dy इज इक्वल टू x dx मल्टीप्लाई करने के बाद अब एक सिंगल इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो x और y के बीच में हमारा डायरेक्ट रिलेशन चला आएगा। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यही इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस जैसे इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये पावर फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहां पे, यहां 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पावर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चूंकि हमने कोई लिमिट नहीं लिया यहां पे, तो डेफिनेटली कांस्टेंट हमको ऐड करना होगा। तो आप कांस्टेंट इधर ऐड कर दो या कांस्टेंट इधर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहो तो आप 2 एलसीएम लेकर किधर भेज दो, तब भी फाइनली कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जब हमें इसका इक्वेशन लिखना हो तो फाइनली थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये 2 चाहो तो एलसीएम लेकर कटकुट करके इधर भेज दो, तो यहां पे इक्वेशन जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये आपके पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिल लाइंस का इक्वेशन है बेटा, ये फटाफट नोट कर लेना। ये कांस्टेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, फटाफट नोट करोगे। ये आया फिल लाइंस का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चा, ये ध्यान देना। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल है, तो मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को भी। देखोगे ध्यान से, ये x और ये y। मैंने कहा कि बच्चा जो इक्वेशन है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ध्यान रहे ये है इक्वेशन। ये कांस्टेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको जीरो मानते हैं तो जो फिल लाइंस होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, कुछ ऐसा बस, जिसको कि मैथ्स के भाषा में हम लोग एजिम्पटोट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिस। मैंने कहा कि बच्चा एक्चुअली में ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। आगे जाकर के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है ना, बट फिलहाल के लिए जान लो कि इन्हीं लाइंस के बीच में
ये ग्राफ जो है अब एग्जिस्ट करेंगे, माने ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, दिस ये होगा फील्ड लाइंस एक्स वाई प्लेन में। इस इक्वेशन के लिए फील्ड लाइंस एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसा होगा। देख सकते हो ये ग्राफ कैसे हैं, ओपन कर्व्स हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स हैं और डिफरेंशिएबल कर्व्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है ये बच्चा, ओपन, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। लाइक हाइपरबोला का इक्वेशन था जो मैंने यहां पे प्लॉट करा है, फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। तो इस तरह से आप लोग काम कर लोगे, फील्ड लाइंस का इक्वेशंस वगैरह निकाल लोगे बहुत अच्छे से। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ey अपॉन ex, ये रिजल्ट यूज करोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना और गौर करना, सब लोग देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी है कि टू फील्ड लाइंस, या फिर नॉर्मली फील्ड लाइंस भी कह सकते हो, फील्ड लाइंस बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। नेवर इंटरसेक्ट, field lines never intersect each other. Never intersect each other. field lines कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है, हर एक जगह ये प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगा कि फील्ड लाइंस कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और इसके पीछे रीजन भी है, बहुत बेसिक सा रीजन है कि मान लो हमारे पास दो फील्ड लाइंस हैं, एक फील्ड लाइंस हमारा कुछ ऐसा है दिस, और दूसरा फील्ड लाइंस हमारा कुछ ऐसा है दिस। मैंने कहा अगर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, अगर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ होने वाले होंगे। माने एक टेंजेंट तो ड्रॉ हो जाएगा कुछ ऐसा, एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा कुछ ऐसा। इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1, और इस पॉइंट पे अगर इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2। अब ये बात हो गया कि एक मयान में दो तलवार, ठीक है, जो कि एब्सर्ड चीज है, ठीक है ना। एक मयान में एक ही तलवार हो सकता है, माने कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर गया तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि टोटली एब्सर्ड चीज है। बिकॉज इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ये होने वाला है, इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ये होने वाला है। तो चूंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिक डायरेक्शन होता है तो डेफिनेटली ये दो डायरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना बच्चा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये लाइक स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस। ध्यान रखना, कह रहे हैं कि spacing between the field lines, spacing between the field lines shows, spacing between the field lines shows the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, माने फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेस है, माने फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग जो होता है वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइक स्ट्रेंथ बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। अब कहोगे सर इसका मतलब ये होगा, इसका दो मतलब है बच्चा।
इसका पहला मतलब तो ये होता है, ध्यान रहे दो मतलब है इसका। पहला मतलब ये है कि स्मॉल स्पेसिंग अगर होता है, स्मॉल स्पेसिंग shows the higher strength, shows the higher strength, ध्यान रखना, shows the higher strength, जबकि जो लार्ज स्पेसिंग होता है, लार्ज स्पेसिंग shows, ध्यान रखना कि स्मॉल स्पेसिंग माने अगर फिल लाइंस के बीच में जो स्पेस है अगर वो स्मॉल हुआ, गैप अगर छोटा हुआ, कम हुआ, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। जबकि जो लार्ज स्पेसिंग होगा, लार्ज स्पेसिंग शोज वीकर स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना बच्चा, माने फिल लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है, जो गैप है, वो एक्चुअली में स्ट्रेंथ को बताता है। अगर गैप कम हुआ माने कि ज्यादा स्ट्रेंथ का फील्ड वहां पे प्रेजेंट है, अगर गैप ज्यादा हुआ इसका मतलब है कि वीक स्ट्रेंथ का फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये भी एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको कह दूं यहां पे, जस्ट देखोगे बच्चा ध्यान से, मान लो क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि भैया ये है फिल लाइंस कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, दिस, ये कुछ ऐसा हमारा फिल लाइंस है दिस, और पॉइंट हमने जो है लिया है, सेलेक्ट करा है, एक यहां पॉइंट लिया है मैंने, ए बोला इसको, एक पॉइंट मैंने कहीं यहां लिया है जिसको मैंने बी बोला है, एक पॉइंट मैंने कहीं यहां लिया है जिसको मैंने सी कहा है, एक पॉइंट ए और बी एंड सी। ध्यान देना बच्चा, अब मेरा क्वेश्चन कि बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, ये लेस देन ईसी, दूसरा ईबी लेस देन ईसी, तीसरा ध्यान देना ई ए इज इक्वल टू ईबी, और चौथा नन ऑफ दिस। ध्यान दोगे, अब ये आप देख सकते हो बच्चा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो स्पेसिंग है फिल लाइंस के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल है। देख सकते हो यहां भी जो गैप है, यहां का जो गैप है वो ऑलमोस्ट इक्वल गैप है। तो ये तो तय हो गया कि ए और बी के ऊपर जो गैप है वो इक्वल है, माने जो स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो भाई सही होना है। अब आता है पहला ऑप्शन, लाइक ई ए लेस देन ईसी। अब देख सकते हो चूंकि ए के पास जो फिल लाइंस है वो क्लोजली स्पेस्ड है, यहां पे स्पेसिंग कम है, तो कम स्पेसिंग का मतलब हो गया कि यहां का जो स्ट्रेंथ होगा यहां के स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। तो यहां पे लिख दे रहा है ई ए लेस देन ईसी, तो ये तो होने से रहा। फिर बी पे भी जो स्पेसिंग है सी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो ऑब्वियस है कि बी पे स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, यहां पे कम दिखा रहा है, तो ये भी गलत है। तो ध्यान रखना बच्चा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी। ध्यान रहे इसको, लार्ज स्पेसिंग का मतलब वीक स्ट्रेंथ, और लेस स्पेसिंग या स्मॉल स्पेसिंग का मतलब लार्ज स्ट्रेंथ। ध्यान रखना। चलिए, बस ये हमारा अभी कवर होने ही जा रहा है। इसके बाद अब फिल लाइंस का कोई भी सवाल जाके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी जो है जो कि हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे भी, बट फिलहाल के लिए मैं डिस्कस कर देता हूं बच्चा। ध्यान रखना, ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है।
ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी हम लोग आगे भी जाके हालांकि पढ़ेंगे, बट अभी ही इसको डिस्कस कर देता हूं मैं आपको कि जो फील्ड लाइंस होते हैं, फील्ड लाइंस ऑलवेज, ध्यान रहे, फील्ड लाइंस ऑलवेज fall normally, always falls normally on the surface of a conductor. तो बेटा ध्यान रखना इस चीज को, जो फील्ड लाइंस होते हैं ऑलवेज कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मली फॉल करते हैं। ये कंडक्टर क्या है वो हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, आई थिंक पहला या दूसरा लेक्चर पे ही बात करा था मैंने, सेकंड लेक्चर में ही आई थिंक ये सब डिस्कस करे थे, और चार्जिंग मेथड्स में जो वहां पे मैंने कंडक्टर के बारे में बताया है आप लोगों को, तो जिसको नहीं पता है वो जाकर के वहां पे देख सकते हैं लेक्चर्स को। बट ये चीज आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, तो वहां मैं प्रूव भी करूंगा आपको। बट ध्यान रखना कि फील्ड लाइंस जो है वो ऑलवेज फॉल करता है कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मली। ध्यान रखना, फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। और इसके साथ ऑलवेज एक पॉइंट और भी याद रखना है, फील्ड लाइंस are absent field lines are absent inside a conductor। ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना बच्चा, एकदम गौर करना। दो चीज, पहला तो कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मली गिरता है। नॉर्मली गिरने का मतलब सरफेस पे जो है 90 डिग्री के साथ फॉल करेगा। और जो है दूसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया कि जो फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज लाइक कंडक्टर के अंदर जो फील्ड लाइंस है वो एब्सेंट होते हैं अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के अंदर एब्सेंट होंगे, माने कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होने वाला है। नोट करो जल्दी से फास्ट, ये दोनों पॉइंट, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर गिरेगा, और दूसरा कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होएगा। अब देखना, एक जेई का मैं सवाल करा रहा हूं आप लोगों को, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर ध्यान देना, कह रहे हैं कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ये आईआईटी का सवाल है बच्चा, आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है कि एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ना हमने 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ करे हैं। पहला, ये पहला फील्ड लाइंस है फर्स्ट, ये दूसरा फील्ड लाइंस है दिस सेकेंड, ध्यान देना। ये जो है एक और मैं दे रहा हूं, ये तीसरा फील्ड लाइंस है दिस, और ये चौथा फील्ड लाइंस दे रहा हूं लास्ट। ये सवाल आईआईटी में आ चुका है, बड़ा ही फेमस सवाल है, इस तरह क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ये सेकेंड फील्ड लाइंस है, ये थर्ड फील्ड लाइंस है, और ये फोर्थ फील्ड लाइंस, और ये कंडक्टर है।
सवाल है बच्चा कि इसमें से कौन सा फिल लाइंस जो है वो बता रहा है कंडक्टर के लिए फिल लाइंस, माने कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा जो फिल लाइंस है वो करेक्टली बता रहा है कंडक्टर के केस में फिल लाइंस। ध्यान रखना 4 फिल लाइंस दिखाए गए हैं, बताना है कौन सा फिल लाइंस कंडक्टर के लिए सही है जबकि एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कहोगे सर पहला तो एकदम सही नहीं होगा, सर रीजन एकदम आप बता चुके हैं, कंडक्टर के अंदर फिल लाइंस एब्सेंट होते हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि अंदर हो जाए। पहला भी नहीं होगा सर और तीसरा भी नहीं होगा सर, बस डाउट है दूसरे और चौथे में। कहोगे सर दूसरा भी नहीं होगा, बोलोगे कि दूसरा भी नहीं होगा सर इसलिए नहीं होगा बिकॉज आपने सर बताया है कि कंडक्टर के सरफेस पे जो फिल लाइंस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और जैसा कि यहां दिख रहा है ये एंगल तो ऑब्वियस है कि 90 डिग्री नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है, माने ये भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं चौथे वाले फिल लाइंस पे, तो डेफिनेटली यहां तो दिखाई दिया है कि 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है और साथ ही साथ फिल लाइंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एब्सेंट है, माने ऑप्शन नंबर जो होगा वो फोर्थ, माने फोर्थ जो फिल लाइंस होगा वो बताएगा कि कंडक्टर के अंदर किस तरह से फिल लाइंस होते हैं। कंडक्टर के अंदर तो फिल लाइंस 0 ही है, फिल लाइंस है नहीं कंडक्टर के अंदर, साथ ही साथ जो सरफेस पे जो है वो आपका परपेंडिकुलरली लाइक या तो वहां से ओरिजिनेट हो रहा है और या तो वहां पे टर्मिनेट हो रहा है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। चलिए एकदम ध्यान रखना बच्चा इस चीज पे, देखोगे बच्चों एकदम गौर करना इस चीज पे। मैंने कहा कि ये जितना भी कुछ मैंने बताया है ये आपको मैंने फिल लाइंस के बारे में बताया है कि फिल लाइंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है। अब इस पे आप जो है वो काम करके अच्छे से और बहुत सारा कुछ कर सकते हो, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा बच्चों उसमें थोड़ा बहुत और इसके ऊपर डिस्कशन होगा और मेनली उस लेक्चर में बात करूंगा मैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स के बारे में कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले लेक्चर्स में, ठीक है। चलो बच्चों।